वेलकम टू CLC Judicial। यह बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 33 है। इसमें CRC के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे डिफ़ॉल्ट बेल, ट्रांजिट बेल, इनहेरेंट पावर और तमाम इंफॉर्मेटिव जानकारी दी गई हैं। ये क्वेश्चंस पिछले इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। इनका बेहतरीन आंसर क्या और कैसे आप दे सकते हैं वो सारी चीज़ें बताई हुई है। इन सारे वीडियोज को देखते हुए आप अपने इंटरव्यू की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इस बार हम लोग बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम और BGS इंटरव्यू लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ ज़रूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में कोई अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं पार्ट 33। डिफ़ॉल्ट बेल, रंजन। Sir, default bail means it shows the failure on the part of the investigation machinery, and if the investigation machinery does not submit the investigation report on the proper time, then it gives rise to the right of the accused person to get the bail. Sir. आंसर ठीक है, बट द वे यू हैव स्पोकन दैट्स नॉट गुड। इतना लंबा क्यों? यस सोमा, व्हाट इज डिफॉल्ट बेल? When the investigating agency cannot complete the investigation within statutory period of 90 days or 60 days as the case may be, the accused is entitled to default bail. परफेक्ट। ये रंजन, ये देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हाई कोर्ट के जज साहब लेंगे इंटरव्यू आपका। हाई कोर्ट के जज साहब जो उनका वर्क प्रोफाइल है और नेचर ऑफ जॉब है, कोर्ट में हर रोज जो आर्गूमेंट सुनते हैं, तो हाई कोर्ट में थोड़ा सा भी इररिलेवेंट आर्गूमेंट हो गया या थोड़ी सी भी चीजें इररिलेवेंट हो गई तो डेट इज नेवर अप्रिशिएटेड। आपने जो कहा है कि इट इज फेलियर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी, ये बात अगर कोई लॉ प्रोफेसर आपका इंटरव्यू ले रहे होते तो आपको इस आंसर में बहुत अच्छे नंबर देता। आप समझिए कि हु इज गोइंग टू कंडक्ट योर इंटरव्यू। लॉ प्रोफेसर अगर इंटरव्यू लेंगे आपका, या यही आंसर अगर आप एकेडमिक्स में देते तो आपका बेहतरीन आंसर होता जो अभी आपने बताया। हाई कोर्ट जजेज जो हैं, उनका बेंट ऑफ माइंड, उनका जो इंटरटेनिंग द आर्गूमेंट, अप्रिशिएटिंग द आर्गूमेंट, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस ओरिएंटेड होता है। प्रैक्टिस ओरिएंटेड मीन्स स्पीक एज मच एज इज रिक्वायर्ड। अब जैसे सोमा ने कहा, ये प्रैक्टिकल वे में कहा कि व्हेन सोमा के भी आंसर में एक चीज की कमी रह गई है। सोमा, यू आंसर इज दो परफेक्ट एंड वेरी नाइस आंसर, लेकिन एक चीज और उसमें एडिशन हो जाता है। ये टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द चार्जशीट आइदर 90 डेज और 60 डेज एज द केस में भी, ये कब लागू होता है? व्हेन accused is in custody or accused has been released on bail, then also it is applicable. So when the accused is in custody. तो ये लाइन accused in custody, ये बहुत ही वाइटल है आपके आंसर का। ये बात आपके आंसर में था? नहीं सर, नहीं था। तो देखिए, हमें जो है इंटरव्यू के लिए
गागर में सागर भरना है, मतलब शॉर्ट सेंटेंस हो, उसमें सारी चीजें हो, और इसको when accused is in custody and the charge sheet is not filed within a stipulated period of time. अब अगर आपने within a stipulated period of time कह दिया तो 90 डेज या फिर 60 डेज कहने की आवश्यकता नहीं है. If accused is in custody and charge sheet is not filed within a stipulated period of time, it entitles accused to a bail and it is known as default bail. Why this is known as default bail? Because it is default of the investigating agency to file charge sheet within a stipulated period of time. Therefore, it is known as default bail. किसका default हुआ है यहाँ पे? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का. हाँ, तो आप लोग एक चीज और की, मिरर प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल. आप किसी भी इंटरव्यू का तैयारी करें, इंटरव्यू का जो होता है, आप बहुत बढ़िया आंसर जानते हैं, आप बोल सकते हैं उसको, लेकिन इंटरव्यू के जस्ट 1 सेकेंड, लेकिन इंटरव्यू के जो इंटरव्यू, जस्ट कोई मैसेज आ गया था तो मैं उधर देखने लगा. इंटरव्यू के लिए सिर्फ करेक्ट आंसर ही सफिशिएंट नहीं है. आप किस अंदाज में बोलते हैं और आपका अंदाज जो है उससे फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी झलकनी चाहिए. तो ये जो आपका इंटरव्यू है, एक एक नंबर की लड़ाई है. तो अगर आप कम फ्लुएंट हैं तो आपको थोड़ा कम नंबर आएगा. आप में, आपके आंसर में कंसिस्टेंसी कम है तो आपका थोड़ा कम नंबर आएगा. डिफिकल्टी इज कि मेंस और इंटरव्यू दोनों को अलग लीजिए. मेंस में आपके पास सोचने समझने का टाइम होता है, आप रिकॉल कर सकते हैं मेंस के लिए, लेकिन इंटरव्यू में डू हैव रिकॉलिंग टाइम. बताइए, इंटरव्यू के लिए क्या रिकॉल करने का समय है आपके पास? नो सर. तो इंटरव्यू के अगर एडवांस ईयर में हम लोग चलेंगे तो वैसी स्थिति में वी डू नॉट हैव टाइम फॉर रिकॉलिंग. तो जब आपके पास रिकॉलिंग का टाइम नहीं है तो ओनली वन थिंग हेल्प्स यू, and that is the mirror practice. Even if you know the answer, stand before mirror and start speaking. Practice, उससे थोड़ा आपको बहुत ही फायदा होगा. अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप बोल लेंगे तो ये गलत फहमी है. वो जो 10 से 12 मिनट का समय होता है जिस दौरान आपका इंटरव्यू चलेगा, वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है. So I must suggest all of you कि never give up mirror practice. आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी बहुत अच्छी जानकारी है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है. Irrespective of all this, do continue mirror practice. This is what आप जितना फ्लुएंट, जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, उतने ही अच्छे चांस होंगे अच्छे नंबर आने के. Now my next question is, what is transit bail? Transit bail किसे कहते हैं? Sir, it is a kind of bail to transport the person from arrest to the court which has the jurisdiction of issue the warrants. ये किताबी बोल रहे हैं और एक दो शब्द मिस कर दिया है और ये अर्थ का अनर्थ हो गया. रट्टा वाला आंसर है और बीच में कुछ मिस किया है.
ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिट? देखिए, ट्रांजिट बेल करके हमारे संहिता में या सीआरपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ। व्हाट इज ट्रांजिट? तो जब कोई चीज डिफाइन नहीं किया गया है तो अगर उसका कोई ऐसा प्रोसीजर है, उसका नामकरण होगा तो डिक्शनरी मीनिंग से ही होगा। तो टू अंडरस्टैंड ट्रांजिट बेल बेटर, फर्स्ट वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांजिट। क्या मीनिंग होता है ट्रांजिट का? माई इंग्लिश इज वेरी पुअर। काम चलाऊं, गांव के स्कूल से पढ़ा हूं मैं। ये फैक्ट है कि मैं गांव के स्कूल से पढ़ा हूं। आई कांट क्लेम दैट माई इंग्लिश इज गुड। तो आप या गूगल करके हमें बताइए, हम भी जाने क्या मीनिंग क्या होता है ट्रांजिट का। जल्दी कीजिए गूगल। और वही मीनिंग आपने देख के बताया रंजन ने, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सर हमने देख के नहीं बताया। नहीं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, देख के मैं बताने का नहीं कह रहा हूँ। ये जो ट्रांजिट वर्ड का मीनिंग है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन के सेंस में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। माय सिंपल क्वेश्चन टू यू कि व्हाट इज द ट्रांजिट बेल एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इट, एंड कौन सा कोर्ट ट्रांजिट बेल आपको देगा? मजिस्ट्रेट का कोर्ट की, सेशन कोर्ट की, ओनली द हाई कोर्ट? रंजन, इसको अदरवाइज मत लेना यार। मेरा इतना अधिकार आप पे, मेरा इतना अधिकार बनता है कि मैं कुछ बोल भी दूं। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, और आप सभी बच्चे लोगों से अनुरोध है, अरे कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, मान लीजिए कुछ निकल गया जाने अनजाने में, तो प्लीज इग्नोर मी। ऐसा मेरा कभी इरादा नहीं होता किसी को कुछ, और वो भी इंटरव्यू के टाइम में। मैं तो हमेशा आई कीप ऑन इनकरेजिंग माय स्टूडेंट। मैं क्यों किसी को डिस्करेज करूंगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। ट्रांजिट का मुझे मीनिंग बताइए। और कभी कभी होता क्या है कि दूसरे इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चंस कमीशन टू कमीशन, ऐसा देखा गया है, हम लोगों ने महसूस किया है। तो ये पूछे गए हैं ट्रांजिट बेल वगैरह। हालांकि अगर टेक्निकली स्पीकिंग मैं बोलूं कि ट्रांजिट बेल, अब इंटरव्यू में वो क्वेश्चन होना चाहिए जो एक जुडिशियल ऑफिसर के डे टू डे लाइफ में रिक्वायर्ड है। ट्रांजिट बेल से मजिस्ट्रेट का कोई लेना देना नहीं है। ट्रांजिट का मतलब क्या होता? चेक इज लॉस्ट इन द ट्रांजिट। आई लॉस्ट माई ईयर बैग इन टू ट्रांजिट। क्या मीनिंग हुआ? हाँ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी। तो पहले लेट मी, कैन एनीवन आंसर व्हाट इज द ट्रांजिट बेल? जी सर। जी बताइए। ठीक है, मैं भी बताऊंगा इसका आंसर। और कोई आंसर देना चाहेंगे ट्रांजिट बेल का? नो? यस अंकित, तो ट्रांजिट बेल कौन देगा?
It will come back into two categories, sir. The level offense के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिश्नर सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है बेल देने की या कमिश्नर या सुप्रिटेंडेंट को? लेवल दे सकता है सर। अब तक बेलेबल केस में कौन बेल देगा? बेलेबल केस में बेल देकर एक्यूज पे कोई एहसान किया जा रहा है? वो एक्यूज का मैटर ऑफ राइट है, नोबडी कैन डिनाई दैट। अगर नॉन अवेलेबल होगा सर तो सीजीएम देगा, नहीं तो सीजीएम देगा। Can CGM give you bail into 302 case? Sir, it is prohibited under section 4 section 1. देखिए, ट्रांजिट बेल दो तरीके का होता है। ट्रांजिट बेल की बात तब आती जब एक्यूज किसी दूसरे स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में है। जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और महाराष्ट्र में आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो गया, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बिहार का उदाहरण दिया था कि आप बिहार में, महाराष्ट्र में, या क्या दिल्ली दिया था? कहाँ का दिया था उदाहरण अभी? दिल्ली। हाँ, मान लीजिए कि यू आर लिविंग इन दिल्ली एंड ए केस इज रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र अगेंस्ट यू, सो फार एज द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, तो एंटीसिपेटरी बेल बेलेबल ऑफेंस में भी होता है या केवल नॉन बेलेबल ऑफेंस में, या दोनों में? Only for non-bailable. बेलेबल ऑफेंस में क्यों नहीं एंटीसिपेटरी बेल होता? क्योंकि सर बेलेबल ऑफेंस में बेल उसका राइट होता है। हाँ, अगर अरेस्ट भी होता है तो ही कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो देयरफॉर नो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन इफ द ऑफेंस इज बेलेबल। ये पहला। दूसरा, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ओनली इन केसेज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो अगर मान लीजिए कि somebody इज लिविंग इन दिल्ली और महाराष्ट्र में उसके खिलाफ कोई केस दर्ज हो गया, तो ही कैन अप्लाई टू द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल कि मैं कोर्ट के प्रोसेस से भाग नहीं रहा हूँ, दिस इज ए टोटली फॉल्स केस अगेंस्ट मी, मैं महाराष्ट्र जाना चाहता हूँ और वहाँ पे बेल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, माई लाइफ एंड लिबर्टी इज एट स्टेक, इट कैन बी मिसयूज्ड। आप केस अगर मेक आउट करते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट आपको टेम्पररी बेल, सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट को यह पावर नहीं है कि महाराष्ट्र स्टेट के केस में वो आपको फुल बेल दे। एक रेस्पाइट है टेम्पररी नेचर का कि ठीक है आपको 1 वीक का बेल दिया जा रहा है, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, आप महाराष्ट्र जाएं, वहां पे एज पर लो एक्शन लें। This is one anticipatory transit bail. Another is आप दिल्ली में रह रहे हैं और महाराष्ट्र पुलिस आई आपको दिल्ली में अरेस्ट कर लिया, तो दिल्ली में जो अरेस्ट कर लिया तो यू हैव टू बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। तो दिल्ली की अदालत में आपको पेश किया गया, तो दिल्ली की अदालत में आपको पेश किया गया तो वहाँ पे आप बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अगर ग्राउंड है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे रेगुलर ट्रांजिट बेल के लिए आप मूव कर सकते हैं आप। एंड अगर जैसे ही तो वो बेल एप्लीकेशन कौन सुनेंगे? जिस मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आपको पेश किया जाएगा वहीं से आप वहां कीजिए, वो सीजीएम को रेफर हो जाएगा और वो डिसाइड करेंगे। तो नॉर्मली प्रैक्टिस में ट्रांजिट बेल बहुत ही कम रेयर केसेज में ग्रांट किया जाता है, या कोई वैसा केस है, फैक्ट्स उसके उस तरीके के हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है एक्यूज के फेवर में, तो इट में भी।
तो ट्रांजिट बेल इज ए नेचर ऑफ टेम्पररी बेल ऑर्डर इनेबलिंग एन accused टू अप्रोच टू द ट्रांजिट बेल हमेशा व्हेन द केस परटेन्स टू अनदर स्टेट। लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेवारी है? स्टेट लिस्ट में है या यूनियन लिस्ट में? यस। तो ये जो हम लोग क्रिमिनल लॉ में देखते हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ यूपी, तो क्रिमिनल लॉ में ये क्यों नहीं होता? यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऐसा क्यों लिखा होता है क्रिमिनल केसेज में? बिकॉज क्राइम और एडमिनिस्ट्रेशन ये सारे स्टेट लिस्ट में दे। तो ट्रांजिट बेल जो एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल के लिए हम 439 में जाएंगे या 482 में जाएंगे? 439 रेड विथ 482 और ट्रांजिट एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल के लिए वी विल अप्रोच द हाई कोर्ट। और अगर आप अरेस्ट हो गए तो जिस मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आपको पेश किया गया आप वहां अप्रोच कर सकते हैं। तो विद दीज इनपुट्स अगर पूछा जाए कि व्हाट इज ट्रांजिट बेल, तो इसका ये जो बताया गया है इस बेसिस पे क्या आपका आंसर निकल के आएगा? जस्ट फ्रेम योर आंसर। मैं भी दूंगा आंसर आपको और बताइए। इसमें दो चीजें आपको कोरिलेट करनी है। एक्यूज इज अरेस्टेड समवेयर और एक्यूज इज रिजाइडिंग समवेयर, तब ये ट्रांजिट बेल की बात आती है। सीआरपीसी में इसका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। इट हैज बीन इनटू द प्रैक्टिस। आप में से एक आदमी ट्राई कीजिए। आप कह सकते हैं कि ट्रांजिट बेल is of two types. One is anticipatory transit bail and other one is regular transit bail. It is of temporary nature. When accused is required in some criminal case situated in other state, the accused residing in that state may apply to the High Court and to under section 439 under section 438 read with section 480 एंटीसिपेटरी बेल का सेक्शन स्लिप ऑफ टंग शायद पहले मेरे मुंह से 439 निकल गया था शायद, तो इट्स एंटीसिपेटरी बेल इज 438 सीआरपीसी में, नए वाले में चेंज हो गया। तो एक्यूज कैन अप्लाई before the High Court under section 438 read with section 482 praying for allowing some time to approach to the court where the case is registered on some solid ground. So this is what known as transit anticipatory bail. Another is transit regular bail. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्यूज इज रिजाइडिंग इन दिल्ली एंड ही हैज बीन अरेस्टेड बाय केरला पुलिस एंड इफ केरला पुलिस हैज प्रोड्यूस हिम बिफोर द मजिस्ट्रेट कोर्ट सिचुएटेड इन दिल्ली, accused can move
bail application before the court of Delhi, and if the bail is granted, the bail may be granted for temporary period, enabling accused to approach to the regular court of Kerala to apply for transit bail. So this may be your answer. It is ये क्वेश्चन फिगर किया है, तो आई थॉट कि मैं आपको, अब आप बोल सकते हैं इसको ट्रांजिट बेल को. सर मेरा एक और क्वेश्चन, participatory transit file also in section 4, sir. सेक्शन 438 में हम जा सकते हैं सर, सेशन जज के. 430, लेकिन सेशन जज को अपने सेशन डिवीजन से बाहर का पावर नहीं है. सर तो हाई कोर्ट का भी तो पावर नहीं है सर. हाई कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी jurisdiction में to prevent the abuse of process of law to secure ends of justice. 482 is a very, very wide power. तो सवाल यह बनता है कि भाई सीजीएम कैसे दे देगा दूसरे कोर्ट में बेल. तब बिकॉज सीजीएम assumes power because accused has been arrested in his territorial jurisdiction. Therefore, for the time being, that concerned magistrate or CGM has authority to decide the bail application. ये held out किया गया है. इस पे केस लॉ भी है. तो केस लॉ वगैरह ये सब लिटिगेशन का एस्पेक्ट है, ये सब इंटरव्यू के लिए नहीं, आप केवल रीजनिंग वहां पे आपको देना है. Anticipatory transit bail cannot be granted by the session court. It can only be granted by the high court. और यह ट्रांजिट बेल रेयर केसेज में ही अलाउ किया जाता जब आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि आप क्राइम से कनेक्टेड नहीं है. ऑन द फेस ऑफ इट यू हैव बीन फॉल्सली एक्यूज्ड. और ये नॉर्मली आपको 498A केस में, अब जैसे इन लॉज रह रहे हैं मुंबई में, हस्बैंड रह रहा है दिल्ली में, शादी हुई हावड़ा में, तो वैसे 498A के केसेज में एंटिसिपेटरी ट्रांजिट बेल ये यूज होता है. चीटिंग के केस में भी यूज होता है. जेल जाने के डर से एक कंडीशन भी आप ऑफर दे देते हैं कि द इंटायर अमाउंट इन डिस्प्यूट आई एम रेडी टू डिपॉजिट विदाउट प्रीजुडिस टू माय राइट. तो वैसे कि मतलब अब ये सारे एस्पेक्ट आपके लिटिगेशन से संबंधित होगा. तो सो फार केवल आपसे यही कि ट्रांजिट बेल आप जानते हैं नहीं जानते, जस्ट एक ओनली फॉर द नेम सेक. नाउ इज दिस ओके, ट्रांजिट बेल? Yes, sir. Now my next question is, what is interlocutory order? And can revision be filed against interlocutory order? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर इतना पूछा गया है, इतना बार पूछा गया है कि हमें कभी कभी लगता है कि यह बार बार क्यों पूछा जाता है. खूब पूछा गया है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर. व्हाट इज interlocutory order? Interlocutory order are those orders which are passed in judicial proceeding and on reversal of which it does not impact on the procedures. इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का कहीं डिफिनीशन दिया हुआ है CrPC में? Interlocutory order, it is temporary in nature and does not affect the rights of the parties, either victim
or the accused. So question is this: if the rights of parties are affected, then there is a remedy in the form of appeal. You can prefer an appeal. अगर अपील मेंटेनेबल नहीं है किसी कारण से, तो रिवीजन पिटीशन फाइल हो सकता है। CLP पिछले क्लासेज में करेक्टनेस, लीगलिटी और प्रोप्राइटरी, शायद कल या परसों के क्लासेज में हुआ था रिवीजन से संबंधित। उसको रिपीट नहीं करेंगे, अभी बहुत सारी चीजें करनी है हम लोगों को। तो ऐसे केसेज में क्योंकि सिंस अगर इफ अपील डज नॉट वर्क, another remedy is available to you in the form of revision. This is just supervisory power. It is duty of the superior court to ensure that its subordinate court is working in accordance with the law, to check the correctness, legality and propriety of any order. सुपीरियर कोर्ट में एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन। यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिविल रिवीजन ऑलवेज गो टू, कहाँ सिविल रिवीजन फाइल होगा? हाई कोर्ट। एंड क्रिमिनल रिवीजन सेशन जज और हाई कोर्ट, ये एक ही पावर है। क्रिमिनल रिवीजन कैन बी फाइल्ड बिफोर सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दोनों का कंकरेंट पावर है। बट सिविल डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोई पावर नहीं है, दैट शैल स्ट्रेट वे गो टू द हाई कोर्ट। तो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर इज वन व्हिच डज, इट इज नंबर वन कि इट इज टेम्पररी इन नेचर एंड इट डज नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ द पार्टीज। एंड देयरफॉर 397(2) देखेंगे कि नो रिवीजन अगेंस्ट एनी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। इस पे केस लॉ भी है। यू डू नॉट रिक्वायर केस लॉ फॉर दीज थिंग्स। न केस लॉ आपसे सुनेंगे उस समय, न उनके पास टाइम है सुनने का, बहुत सारे हैं। तो अगर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, तो विथ फ्लुएंसी एंड कंसिस्टेंसी कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जस्ट ट्राई। अंकित। The order means which is asked by the court to intervene in nature in the interest of the rights of the parties. राइट ऑफ द पार्टीज। तो बिल्कुल ठीक है। यस कुमार। यस यस। Suppose that the cognizance state, if the magistrate does not take the cognizance, do we go to the court and file revision, or charge is dismissed, or charge is not framed? Will we go to the revision? नाउ जो फार्मूला हमने बताया है, इस फार्मूले को अगर आप अप्लाई करेंगे, फार्मूला हमने बताया है कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर इज वन व्हिच डज नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द पार्टी। ओके, तो मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो कॉग्निजेंस नहीं लिया तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी? नहीं सर, कुछ साइलेंट। हाँ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो तो एक्यूज को तो बहुत फायदा मिल होगा, लेकिन प्रोसिक्यूशन और विक्टिम का क्या होगा? उनका राइट सीरियसली अफेक्टेड है या नहीं? तो not taking cognizance, can there be a revision or not? Revision may be filed. Yes, revision can be filed. Because refusal to take cognizance or to take cognizance, it is not interlocutory order. Cognizance affects the right of the parties. पहले था कि ऑर्डर ऑन चार्ज
is a procedural order, or order on charge neither acute or convict the accused. तो बहुत पहले एक जजमेंट था कि ऑर्डर ऑन चार्ज, ऑर्डर फ्रेमिंग द चार्ज does not adversely affect the rights of parties. It does not result either into acquittal or conviction. Therefore, against charge, no revision petition can be filed. There arose conflict between different high court. Few of the high court said, yes, framing charge and requiring an accused for criminal trial adversely affect. Matter again came to the Supreme Court, and Supreme Court decided, yes, order framing charge affects the right of the parties and a revision petition can lie. तो लिटिगेशन के एस्पेक्ट में बहुत सारे केस लॉ हैं, इसके एक नहीं अनेकों, तो हम लोग उस प्रोसेस से अभी नहीं जा सकते, आप केवल रीजनिंग बता देंगे। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर ग्रांटिंग इंटरिम मेंटेनेंस इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है या नहीं है? अरे भैया मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ऑर्डर हो गया तो आपको देना पड़ेगा अपनी जेब से, तो आपका राइट अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो मैं अगर पूछूं कि ऑर्डर ग्रांटिंग इंटरिम मेंटेनेंस इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है या नहीं? नहीं है सर, इसके विरुद्ध। अरे आपको मेंटेनेंस देन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर आपने ये पढ़ा कि जो पार्टीज के राइट्स को अफेक्ट ना करते हो। आपको इंटरिम, आपको हर महीने मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो राइट नहीं अफेक्ट हो रहा। तो राइट अफेक्ट होगा तो वो ऑर्डर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर होगा नहीं होगा? नहीं होगा सर, उसके लिए यस यस, नाउ करेक्ट। जो फार्मूला है इसको वही फार्मूला लगाइए, हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है नहीं है? अभी डिस्कस किया, आप शायद समझ नहीं पाए या हम समझा नहीं पाए। मैं एक बार फिर से क्या समझ नहीं पाए आप लोग? सर एक बार फिर से डिटेल से बता दीजिए। हाँ, अगर आप में से किसी ने भी समझा हो तो मेरे बिहाफ पे आप बता के देखिए। आप में से किसी ने भी अगर समझा हो तो। मैंने ये कहा था कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पहला इंग्रेडिएंट की टेम्पररी इन नेचर और डज नॉट अफेक्ट। यस सोमा, कैन यू एक्सप्लेन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर? सर आई कैन ट्राई। यस यस, ऑल द बेस्ट, ट्राई इट। Interlocutory orders are those kinds of orders which are of temporary nature and does not affect the rights of the parties, which means that it neither affects the rights of the accused nor it affects the rights of the prosecution. Now coming to the point that sir raised, that the magistrate refuses to take cognizance. Now if the magistrate takes cognizance, then it will affect the right of the accused. If the magistrate refuses to take cognizance, accused gets a favor. For accused it is beneficial. But when we speak from the prosecution side, it is not beneficial for the prosecution. So it will bound to affect the right of the prosecution, because he is not he's not satisfied with it. So the magistrate, if he refuses to take cognizance, will affect the right of the prosecution. So it is not an interlocutory order. करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी ट्रू। अब आप लोग समझे इसको? Yes, sir. Is it okay to everybody? Yes, sir. हाँ, तो
revision is not maintainable against revision is maintainable or not maintainable against interlocutory order? It is not maintainable. Yes. Yes. What is difference between revision and appeal? ये इसको आप नोट कीजिएगा. आई होप इस बार ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, रहे भी हैं पीछे. स्कोप किसका वाइडर है, अपील का या रिवीजन का? अपील का स्कोप वाइडर है. ठीक है, मान लिया अपील का स्कोप वाइडर है, बट वाई? अपील में अपार्ट फ्रॉम रिव्यू में तो जो मेंशन कर रहा है क्रिमिनल, जस्ट 1 सेकेंड, क्रिमिनल केस में रिव्यू का होता है प्रोविजन? नहीं सर, क्रिमिनल केस में रिव्यू का प्रोविजन. तो ये ठीक कीजिए. अब बताइए, हाउ अपील में कोर्ट की पावर काफी वाइड होती है. यस सोमा. सर मेरे हिसाब से रिवीजन में कोर्ट की पावर वाइड होगी. नो क्योंकि नो 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 एट ऑल, नॉट एट ऑल. सर जो रिव्यू में कॉज ऑफ एक्शन दिए. फिर रिव्यू क्यों बोल रहे हो? सीआरपीसी का चल रहा है. सीआरपीसी में जैसे ही रिव्यू बोलोगे, गलती से भी मुंह से निकल जाएगा तो बहुत ही बुरा असर होगा. देयर इज नो रिव्यू इन क्रिमिनल मैटर. कहीं है रिव्यू का प्रोविजन? No, sir. It is barred under section 6 of CRPC. Revision is on technical ground. In revision, evidence cannot be appreciated. अगर मैं बोलूं कि एविडेंस कैन नॉट बी एप्रिसिएटेड, मीन्स एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस क्या होता है, और ये बताया गया है पिछले मॉक में. अगर आप पिछला मॉक मिस कर गए हैं तो वीडियो जरूर देख लीजिए. एंड बी श्योर, ये जो मॉक चल रहा है, ये अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है. दिस इज व्हाट आई बिलीव. हम लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारा सब्जेक्ट धर के कर लेंगे तो कहाँ से पूछेंगे क्वेश्चन. रिवीजन में there cannot be appreciation of evidence. Revision is on technical ground only so as to correctness, legality and propriety of the order pass into any inquiry, trial or into any criminal proceedings. So what exactly is appreciation of evidence? When the evidence is taken on the main, examining the evidentiary value of each piece of evidence and its admissibility. That is appreciation of evidence. Appreciation of evidence is a very vast power. Appeal is continuation of the proceeding. Superior court, the court which passed the judgment, become functus officio. Functus officio means कि उस कोर्ट का काम खत्म हो गया, उस कोर्ट में मैटर खत्म. अब नाउ सुपीरियर कोर्ट assumes the power of the court which passed the judgment, and superior court re-examine the entire case on the basis of fact and law both. Revision only pertains to law point, correctness, legality and propriety.
प्रोप्राइटरी मीन्स प्रोप्राइटरी मतलब कैसे अधिकार था, दो चीजें उसमें आती। कोर्ट एक्सीडेड द jurisdiction, did not vest in it, and court did not exercise the jurisdiction vested in it। दो ये जो रिवीजन का ये सिविल CPC में है, but proprietary includes these two things। तो रिवीजन only upon the limited point, since evidence shall not be appreciated into a revision petition, in appeal evidence can be appreciated, law point also can be taken। तो वाइड कौन होगा, अपील या रिवीजन? अपील सर। तो पावर ऑफ द कोर्ट अंडर अपील इज मच वाइडर। ये रिकमेंसमेंट, re-examination, re-hearing of the entire matter at full length, that is appeal, reconsideration of the entire case। रिवीजन में ओनली लिमिटेड पॉइंट ही कंसीडर किया जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि अपील और रिवीजन में क्या अंतर है, तो सीधा कि अपीलेट कोर्ट का पावर बहुत वाइड है और रिविजनल कोर्ट का पावर बहुत ही लिमिटेड है। रिवीजन is only on technical ground, appeal can be on any of the ground provided under the court। रिवीजन में only illegality, correctness and propriety of the order is brought before the court। और वहाँ पे आप एक ही लाइन CLP आप बता दीजिए, करेक्टनेस, लीगलिटी, प्रोप्राइटरी, और अपील का तो 372 से शुरू हो जाता है। तो डिफरेंस मतलब इनफैक्ट यह क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बनता है कि अपील और रिवीजन में क्या अंतर है, तो यह तो मेंस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, उनके पास इतना टाइम नहीं है। आइडियल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि रिवीजन में कोर्ट को वाइड पावर है या अपील में। तो आप जो भी आंसर देंगे उसका रीजनिंग आपके पास होना चाहिए। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू टेक इट एनी फर्दर। अभी बहुत सारी, अब हम लोगों को जो इरेगुलर शेडिंग्स हैं, तो इरेगुलर शेडिंग से what is difference between irregular and illegal shading? illegal shadings भी कहीं दिया हुआ है CrPC में, और it is only irregular shading। इरेगुलर ही है सर। irregular shadings which vitiate trial may be taken as illegal shading because all these shading, ये कहाँ पे दिया हुआ है irregular shading vitiating trial, and देख के ही बताइए, सेक्शन कम से कम बता दीजिए। 460 एंड 460, हाँ 61 में है कि which vitiate trial। तो इसमें देखेंगे कि प्रोक्लेमेशन के दौरान 82-83 की कार्रवाई के दौरान अगर मजिस्ट्रेट को जुरिसडिक्शन नहीं है, तो आप किसी की प्रॉपर्टी वैसे सीज कर लें, अटैच कर लें और सेल आउट कर दें, और वो आपका कंफर्म हो, तो बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा। तो इसलिए एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 83 to the extent of attachment and sale, so it vitiates ceding within meaning of section 461। तो ये ऑर्डर वाइड हो जाएगा।
इरेगुलर प्रोसीडिंग्स जो 460 में है, जो ट्रायल को विटिएट नहीं करती हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। दोनों में लिस्ट दिया हुआ है, वो लिस्ट कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। एंड लास्ट थिंग लास्ट जो रह गया 482 से खूब क्वाइट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ये 482 क्या ये एक किस तरह का पावर है? What is the meaning of inherent power? What is inherent? Inherent power is a distributive power. Inherent power is क्या inherent power is? Distributive power. Residuary power. Inherent का मतलब क्या होता है? Which can be exercised where specifically there is no any proof. इनहेरेंट को हमारे कहने से गूगल कीजिए एक बार। व्हाट इज लॉ स्टूडेंट को, नॉट ओनली द लॉ स्टूडेंट, एवरी लीगल प्रोफेशनल हम लोगों को गूगल करना चाहिए। What is the meaning of inherent? So essential character of something. हाँ, something which cannot be taken away। क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग? Essential, very essential, quintessential। तो nothing would affect or limit the inherent power of the High Court। मतलब हम लोगों ने लिखत में कानून बना दिया, प्रोसीजर बना दिया, तो हम चाहे जितना मर्जी लिख लें, we cannot have 100% watertight procedure। कभी if sometimes there is procedural injustice, तो वैसे केसेज में inherent power can be exercised। आप देखिएगा वर्डिंग, nothing shall be deemed or affect to otherwise limit। जब पढ़ के सुना दीजिए, तो हमें बहुत दिन हो गया, आजकल पढ़ता नहीं हूं मैं। 482 पढ़ के सुना दीजिए। Nothing in this Sanhita shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this Sanhita, or to prevent abuse of the process of any court, or otherwise to secure the ends of justice. Yes. Can inherent power be exercised contrary to a statutory provision? No, sir. Inherent power is supplement or what? The supplementary. It is in addition to, it is supplement। तो हाई कोर्ट को ये जॉनी एलएलबी कोई फिल्म आई थी, बॉलीवुड फिल्म, तो आपने शायद देखा होगा। रात में भी शायद कचहरी चली थी, नॉन स्टॉप सुनवाई चली थी। सुबह मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोगों में से किसी ने देखा है जॉनी एलएलबी? Yes, sir. ओ ऐसा ही है क्या? कुछ रात में भी कचहरी चली थी? Yes, sir. हाँ, तो अब भाई अब ये कोर्ट का वर्किंग टाइम है। आपने सुना होगा डेथ सेंटेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में रात 2 बजे भी पिटीशन गई। Yes. और सुप्रीम कोर्ट sir. सुप्रीम कोर्ट असेंबल भी हुई, हियरिंग भी हुई।
हाँ सर। तो क्योंकि this inherent power can be exercised only in two cases. Number one, to prevent the abuse of process of court, and number two क्या, to secure the कौन सा end? Ends of justice. तो ये दो चीज जरूर लिख लीजिए. Inherent power can be exercised to prevent the abuse of the process, to abuse of the process of court, and to secure the ends of justice. Inherent means the essential character which cannot be taken away. तो हाई कोर्ट को ये पावर है अंडर 482 एंड दिस पावर कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द हाई कोर्ट. Even if amending the inherent power or taking the inherent power itself is illegal. इस पे भी I am not entering into case law. And this is very necessary where procedural requirement is concerned. And due to this reason, can High Court frame practice rules within its state? पर हाई कोर्ट ने रूल्स बनाए हैं नहीं बनाए हैं? यस. तो अब मतलब विद दीज इनपुट्स अब मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा इनहेरेंट पावर से संबंधित. नंबर 1, कि कोई आदमी बहुत गरीब है और उसने गलत सेक्शन में बेल एप्लीकेशन खुद ही मूव कर दी हाई कोर्ट के पास. हाई कोर्ट ने उसे कहा कि आप प्रॉपर तरीके से पिटीशन फाइल कीजिए. तो आदमी कहता है कि हुजूर इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर लीजिए, हम बहुत गरीब आदमी हैं. तो क्या ऐसे केस में इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस? नहीं किया जा सकता. बिल्कुल. अगर वो बहुत गरीब आदमी है तो इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड हिम ए काउंसल. Merely because he is a poor person, it doesn't mean that he may have some special procedure in the garb of inherent power. And inherent power cannot substitute the statutory provisions. Can court enact a law? Can court legislate? क्या कोर्ट लेजिस्लेट कर सकती है या लॉ पॉइंट केवल एक्सप्लेन कर सकती है? So inherent power can be exercised only when if there is abuse of process of court or to secure the ends of justice. अब मान लीजिए कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है. इफ द ऑफेंस इज नॉट कंपाउंडेबल, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका आपसी किसी बात में रंजिश में झगड़ा हो गया, दोनों का फ्यूचर है, आपसी उनका झगड़ा हो गया, मार पिटाई हो गई और कुछ 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड. तो कैन दिस पिटीशन बी क्वेश्ड?
टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, उन्हें एक मौका देने के लिए। पति पत्नी में दहेज का केस चला 498A का, बाद में उनका समझौता हो गया, दोनों राजी खुशी रहने लगे। तो कैन 482 बी एक्सरसाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, कि उनको मजबूर किया जाए, नहीं नहीं आपने केस फाइल किया अब तो लड़िए केस को। पति पत्नी में 498A का लिटिगेशन चला, उनका कंप्रोमाइज हो गया, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्वैश करके उन्हें घर गृहस्थी बसाने के लिए एक मौका और देना चाहिए, या उन्होंने अपराध किया उसके लिए सजा देनी चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? मौका देना चाहिए। तो अब CRPC में तो कहीं भी नहीं है कि 498A क्वैश होगा कि नहीं होगा। तो CrPC is silent on this aspect. So when the code is silent, inherent power can be exercised. उनका समझौता हो गया और उन्हें मजबूर करना कि नहीं नहीं आपने जो केस किया साबित करो, हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे, मुकदमा चलेगा। Will that amount abuse a process of court or not? उदाहरण के तौर पे सोच के बताइए, पति पत्नी में समझौता हो गया, बोथ आर हैप्पीली लिविंग, पहले जो गलतफहमियां थी दूर हो गई, तो 498A को अगर कंटिन्यू करेंगे तो विल इट बी ट्रीटेड एज one of the abuse of process of court or not in the larger interest of parties? बताइए, जवाब दीजिए। यस सर। और अगर FIR, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग को 482 में हम क्वैश करते हैं तो एक एंड ऑफ जस्टिस होगा, एंड्स ऑफ जस्टिस, कि भाई उनको एक मौका मिल। तो ऐसे इंस्टांसेज में अब मान लीजिए कोई यंग आदमी है, उसने कोई चीटिंग करा, वो पूरा पैसा देने को राजी है, तो क्या उसे सजा देंगे? या अगर पूरा पैसा देने को राजी है और कंप्लेनेंट या विक्टिम को एतराज नहीं, तो चीटिंग की FIR क्वैश कर दी जाएगी। चीटिंग हो क्रिमिनल, यस। तो फॉर दीज रीजन्स always any procedure which does not keep pace with the change of time or change of new requirement, so that will never be treated as a good and welfare procedure. A procedure has to adjust itself. The law framed 100 or 200 years before may not be as much effective as it has been today. So time demands a bit change, some type of adaptability. So on those views, inherent powers, high courts are vested with the inherent power. Inherent means which is very, very essential, which cannot be taken away. अगर आपसे पूछा जाए कि इनहेरेंट पावर क्या होता है, आपने कह दिया कि सर 482 में दिया हुआ, एक आंसर तो यह हो गया। दूसरा आंसर आपने दिया कि इनहेरेंट पावर इज सच पावर विच इज वेरी वेरी इसेंशियल एंड कैन नॉट बी टेकन अवे प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 482 वेस्टेड टू द हाई कोर्ट। कौन सा आंसर सही होगा? तो दूसरा वाला। तो द वे यू स्पीक, फ्लुएंसी, ऐसा भी सुनने को भाई इनहेरेंट पावर, तो इनहेरेंट पावर अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट और टू सिक्योर एंड्स ऑफ जस्टिस 482 में हाई कोर्ट को पावर है। आप इतना भी बोल सकते हैं। तो ये कंपटीशन है, एक एक नंबर से आपका जज बनने का सपना साकार भी हो सकता है और चकनाचूर भी हो सकता है। तो बेटर प्रिपरेशन, एक अच्छी तैयारी
ऑलवेज ऑलवेज आपके लिए बहुत हेल्प। अब जैसे इनहेरेंट पावर ही बताना, तो इनहेरेंट पावर का क्या कहेंगे कि 482 में है और हाई कोर्ट को है। आपसे ओनली पूछा जा रहा है कि व्हाट इज इनहेरेंट पावर। द वर्ड इनहेरेंट, क्या आप ऐसे बोलेंगे द वर्ड इनहेरेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड, द डिक्शनरी मीनिंग इज वेरी एसेंशियल इन कैरेक्टर व्हिच कैन नॉट बी टेकन। कितना लंबा बोलेंगे? मुझे नहीं पता कि इंटरव्यू में कैसे बोलना चाहिए मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, इंटरव्यू में आपको लंबे लंबे आंसर देने हैं या शॉर्ट आंसर देने हैं? गागर में सागर वाला या कैसा, लंबे लंबे किस तरह का आंसर? आई डू नॉट नो रियली। भाई आप लोग निराश मत होइएगा कि सर अपने से कह रहे हैं कि डू नॉट नो रियली। आपका आंसर कैसा होना चाहिए इंटरव्यू में? अंकित, जी सर। कैसा होना चाहिए आंसर इंटरव्यू में? प्रिसाइज एंड कंसाइज होना चाहिए, जस्ट लाइक ए चार्ट फ्रेमिंग सर। अब यार दो दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, आप बोल भी रहे हो प्रिसाइज एंड कंसाइज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिसाइज एंड कंसाइज? और कमाल की बात है कि प्रिसाइज एंड कंसाइज दोनों को इकट्ठे बोल रहे हो। और शॉर्ट एक ही शब्द इस्तेमाल करो ना, दो शब्द। क्या उनको जताना है कि आप बहुत जानते हैं? अगर कोई कैंडिडेट अगर जताने का कोशिश करेगा तो आप समझ लीजिए वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज साहब है और आप लोएस्ट लेवल पे आपकी एंट्री है, तो आप समझिए पोस्ट का उनके सामने आप खुद को तो जताने का कोशिश मत कीजिए। एक नियम बनाइए कि एक भी शब्द आपको एक्स्ट्रा और फालतू का नहीं बोलना है। प्रेसाइज एंड कंसाइज कहना मेंस पर्पस से तो अच्छा है, बट दैट मे नॉट बी करेक्ट एंड बेटर फॉर इंटरव्यू पर्पस। आप कंसाइज या प्रेसाइज कुछ भी एक शॉर्ट बोल दीजिए, शॉर्ट आंसर इज द बेस्ट आंसर। कुछ ऐसे केस हो सकते हैं क्वेश्चन जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, लाइक ट्रांजिट बेल, लाइक डिफॉल्ट बेल। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिफॉल्ट बेल, तो वहां पे सिंस नन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट विद इन स्टिपुलेटेड ऑफ टाइम entitles the accused to default bail, and this is default caused by the investigating agencies, therefore it is known as default bail। या ये भी अपने आप में सफिशियंट है, नन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल accused is in custody। तो कानून में और खासकर इंटरव्यू में हम लोग वहां पे आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं कि दे घंटा 2 घंटा का आर्गुमेंट, 4 घंटे का आर्गुमेंट चल रहा है। आप ये समझिए कि हाईकोर्ट के जो जज साहब हैं, एकेडमिक पर्पज से मैं कि आपका इंटरव्यू बेहतर हो, आप समझिए रोज कोर्ट में आर्गुमेंट सुनते हैं, क्या वो इरेलीवेंट बात अगर आप बोलेंगे, क्या कोर्ट में हाई कोर्ट में आप इरेलीवेंट आर्गुमेंट करेंगे तो हाई कोर्ट आपको इंटरटेन करेगी थोड़ा भी? बिल्कुल हाई कोर्ट नहीं करेगी। तो जज साहब का जो वर्क एक्सपीरियंस है, इरेलीवेंट चीजों को वो लाइट मतलब इरेलीवेंट चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मतलब उनका जॉब प्रोफाइल ही ऐसा। तो वहां पे इंटरव्यू के दौरान जज साहब अगर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और वहां पे आपका आंसर अगर इरेलीवेंट हो जाए या वॉल्यूमिनस हो जाए या लेंथी हो जाए,
या लंबा आंसर हो जाए, तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर टू द पॉइंट, स्पेसिफिक और शॉर्ट, एज शॉर्ट एज पॉसिबल। अब इतना भी शॉर्ट नहीं कि मीनिंग क्लियर ना हो, मतलब कन्वीनियंटली शॉर्ट आंसर इज प्रेफरेबली बेटर ड्यूरिंग इंटरव्यू। हम लोगों के साथ जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है हम लोगों का, हम लोगों ने प्रीवियस इंटरव्यू में आंसर लिख के दिया अपने कैंडिडेट को। जैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं, अब ये पूछ रहा हूं, इसका आंसर हमारी तरफ से लिखा हुआ आपको मिलना। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी थी, आई रियलाइज। उसका असर क्या हुआ कि स्टूडेंट उस आंसर को समझने का कोई प्रयास नहीं करता, रट्टा मारता। आप रट्टा मारते हैं और जो टाइम स्पैन होता है, अगर एक शब्द उसमें से मिस हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है वहां पे। तो कुछ स्टूडेंट जिन्होंने सही सही बोल दिया, बहुत अच्छे नंबर आए, और जिनके शब्द इधर उधर मिस हो गए, उनके नंबर खराब हो गए। तो हम लोगों ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया कि वी शैल नेवर प्रोवाइड द आंसर, वी शैल ओनली एक्सप्लेन द आंसर। तो वही आप लोगों को एक्सप्लेनेशन आज जैसे 482 या बाकी जो चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया गया, इन वीडियोज को आप सुनिएगा ध्यान से, इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसके बाद आप मिरर प्रैक्टिस कीजिएगा। जो आप मिरर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सके तो उसको रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा। रिकॉर्ड करके सुनिएगा कि आपने जो बोला उसमें कुछ छोड़ा या करेक्टली बोल दिया। तो these are the ways for improving your interview preparation. This is what I think that may be any addition, deletion from your side? Yes, रामप्रीत, अंकित, सोमा, कुमार, शुभम, प्रज्ञा, आप लोगों का कोई सजेशन? CrPC is concluded. आईपीसी कॉन्स्टी हम लोग कर चुके, हम लोगों ने जो जो सब्जेक्ट कर लिया अभी तक। क्या कुछ कहना अंकित, सोमा, निधि? No, sir. एनी सजेशन फॉर फर्दर इसको और बेहतर से बेहतर करने के लिए? क्या रंजन? नो सर, सब ठीक है। तो देखिए, हम लोगों का आईपीसी हो चुका कंक्लूडेड, सीआरपीसी कंक्लूडेड, एविडेंस कंक्लूडेड, क्वांटिटी कंक्लूडेड, प्रोसीजर में एक सीपीसी बच जाता है, उसके बाद फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट और टीपी। तो अभी टाइम है, क्विक फायर के तौर पे वो सब भी हो जाएगा। और इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा हो, आप अगर उस क्वेश्चन में खुद को कंफर्टेबल नहीं पाते तो क्वेश्चन मुझे रेफर कर दीजिए, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। मतलब आप जो भी आंसर दें तो उस आंसर में आपकी रीजनिंग जरूर होना चाहिए। और खासकर अब चलिए, इतना सारा हो गया, बहुत इनफॉर्मल हो गया। प्रज्ञा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं इनफॉर्मल का? Yes, sir. Why did you join LLB? लॉ में एडमिशन आपने क्यों लिया? Yes, sir. So I joined LLB because I wanted to the subject and I had a keen interest in the subject. Just 1 second.
जुकाम है और हमने भी 2-3 आइसक्रीम इकट्ठे खा लिया था, तो उसका खमियाजा भुगत रहा हूं। शरारतें केवल स्टूडेंट ही करते हैं या टीचर को भी करना चाहिए? क्या रंजन? जी सर। अरे भैया, जितना आर्टिकल 21 तुम्हारा है उससे कम थोड़ा ही है मेरा। और आर्टिकल 14 तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी है क्या? चलिए, ये लाइटर मोड में थोड़ा हंसी मजाक। आप में से कोई आदमी इसका आंसर दे सकता है अगर मैं पूछूं कि आपने लॉ क्यों ज्वाइन किया? जी सर। बताइए। Sir, I joined the law because I was suggested by my elder brother to look upon the career options in this field. When I started going through it, my interest was developed. ठीक है। सर, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कुछ मतलब जो सच्चाई है वही बताएं। ठीक है, डेट इज गुड। थैंक यू सर। या अगर हम देखिए, लॉ तो कोई 12 के बाद भी किसी ने ज्वाइन किया है, किसी ने ग्रेजुएशन के बाद LLB किया है। आप लोग विचार कीजिएगा, लॉ गिव्स यू मल्टीपल कैरियर अपॉर्चुनिटी। अगर इस एंगल से हम कोई आंसर बनाए तो कैसा आंसर होगा? बढ़िया। तो आप लॉ ग्रेजुएट हो गए, कोई भी कंपटीशन दे सकते हैं, आपके पास एकेडमिक्स में भी जाने का है, लॉ बेस्ड कंपटीशन, जुडिशरी, APO, तमाम लॉ ऑफिसर, बहुत सारे कंपटीशंस वो आप दे सकते हैं। लिटिगेशन का भी ऑप्शन है आपके पास, आप लॉ फर्म भी बहुत सारे। तो लॉ गिव्स यू मेनी कैरियर ऑप्शन। तो मैं ये नहीं कहता कि दिस आंसर इज बेटर आंसर, दिस इज वन ऑफ द बेटर आंसर। आपको ये आंसर कैसा लगता है कल तैयार कीजिएगा। मेरा स्पेशल क्वेश्चन होगा कि आपने लॉ क्यों ज्वाइन किया, लॉ में ऐसी कौन सी चीज आपको आकर्षित की। तो कहानियां तो आप खूब अच्छा सुना देंगे कि मेरे फादर एडवोकेट हैं या वो हैं, या ऐसे इंस्पिरेशन मिला, वैसे इंस्पिरेशन मिला। तो अब आपको इतना इंस्पिरेशन मिला तो अब जो इंस्पिरेशन मिला कितना वो आर्टिफिशियल लग रहा है कि नेचुरल लग रहा है, बिलीवेबल है, नॉट बिलीवेबल है, किस तरह का है। जैसे ही लॉजिक आता है वैसे ही बिलीफ खत्म हो जाता। लॉजिक हैज टू बी अप्रिशिएटेड। और क्या इसमें लॉजिक है या नहीं है कि लॉ गिव्स यू मल्टीपल करियर ऑप्शन? Yes, sir. तो इस लाइन पे भी आप अपना मतलब कहने का मतलब कि मैं चाहता हूं कि आप जो भी जवाब दें वहां पे वो लॉजिकल हो, रीजनेबल हो, तो डेट में बी ए बेटर आंसर। ऐसे इनफॉर्मल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वी आर फर्स्ट टू कैटेगराइज इनफॉर्मल एंड फॉर्मल पार्ट बोथ सेपरेटली। अरे आज बहुत देर हो गया, तो चलिए आज के लिए ये सेशन बस इतना ही। टुमारो वी वुड अगेन कंटिन्यू। एक और सेशन आएगा अभी आपका CrPC का। एक दिन में 3 ही वीडियो हम लोग अपलोड कर सकते हैं मैक्सिमम। तो कुछ सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट के बना दें। आपको कैसा लग रहा है वो वीडियो सब्जेक्ट वाइज स्पेशल मॉक? इज दैट हेल्पफुल टू यू? प्रज्ञा, शुभम, अंकित, रामप्रीत? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
हेल्पफुल है वो देख के वो हेल्पफुल और हेल्पफुल आपको होगा। क्वेश्चन को लिखिए, आंसर को लिखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए और मिरर प्रैक्टिस जो आप बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड भी कर लीजिए और रिकॉर्ड करके चेक कीजिए कि आपने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। अगर मिसिंग नहीं है तो बहुत ही अच्छा आपका आंसर होगा, बहुत ही बढ़िया आंसर, बेजोड़ आंसर होगा। और अगर मिसिंग है तो फिर बड़ा मतलब डेट वुड बी ए फॉपा एंड डेट वुड बी ए सीरियस एरर। तो मिस्टेक ना हो, रिकॉर्ड करके चेक कीजिए। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग सेशन टुनाइट, सी यू टुमारो, गुड नाइट। Thank you, sir.